मेरी आवाज क्लियर है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। तो हाँ, क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्या वजह थी चीजों को क्लासिफाई करने की? स्टडी इजी करने के लिए। स्टडी इजी करने के लिए, है ना, टू मेक स्टडी इजी। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया? देखो, हम, हाँ, फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे एरिस्टोटल थे। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? दीक्षा? मुजफ्फर, आप लोग प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर चुके हो। फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ बताओ, आप लोगों ने अटेंड किया है ना? मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? कैरोलस लिनेनियस। नहीं, देन हाँ, थियोफ्रास्टस। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, इतना बेसिक सा है ये तो। ठीक है, थियोफ्रास्टस थे। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चूज करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को फर्दर फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग तीन क्लास में क्लासिफाई किया। ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। क्या होते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हर्ब स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़े श्रब्स, फिर सबसे बड़े ट्री। हाँ, हर्ब्स क्या? हर्ब सबसे छोटे, उसके बाद श्रब्स, फिर सबसे बड़े ट्री। ओके, हर्ब्स सबसे छोटे है ना। हर्ब्स का मेडिसिनल यूज भी आपने सुना होगा, मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं बहुत सारे हर्ब्स में इंक्लूडेड। जो छोटे छोटे ग्रास लाइक स्ट्रक्चर वाले जितने भी पौधे होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। ठीक है, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, मेनली ग्रीन ही रहते हैं वो। और श्रब्स क्या होते हैं? जो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ब्राउन भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, वो क्या होता है, शुरुआत में ग्रीन रहता है, बट जैसे जैसे एजिंग होती है तो वो वुड फॉर्मेशन भी करता है ना, ब्राउन भी हो जाता है, तो वो श्रब्स में आएंगे। ठीक है, और ट्रीज आप जानते हो। ठीक है, और एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया था? एनिमल्स को दो ग्रुप में किया था, अनाइमा और इनाइमा। ठीक है, अनाइमा, ए का मतलब क्या होता है? विदाउट। ठीक है, ए का मतलब बायोलॉजी में हमेशा विदाउट होता है, तो जिस भी वर्ड के आगे ए लगा होगा मतलब विदाउट। ठीक है, तो ये क्या होगा? विदाउट आरबीसी। एंड इनाइमा इज विद आरबीसी। ठीक है, विदाउट आरबीसी वाले एनिमल्स जिनमें ब्लड ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है, एंड एनाइमा कैसे होंगे? जिनका ब्लड रेड नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स हैं? आप कोई एग्जांपल दे सकते हो एनाइमा का? मतलब इंसेक्ट्स। हाँ, इंसेक्ट्स है ना, इंसेक्ट्स हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, पॉलीफेरा हो गए, वो सारे उस टाइम किस में थे? एनिमल्स में थे, है ना। सबको उठाकर उन लोग उस टाइम पे एनिमल्स में रख दिया था। ठीक है, देन उसके बाद सबसे पहली बार कैरोलस लिनियस आए। ठीक है, इनके बाद साइंटिस्ट आए कैरोलस लिनियस।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले टर्म किंगडम दिया, ठीक है, किंगडम दिया। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अच्छा, सबसे पहले एक बार हम साइंटिस्ट का नाम देख लेते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो साइंटिस्ट का नाम ही है इसमें, है ना। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरलस लिनियस ने, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, हैकेल ने दिया था। देन 4th किंगडम आया था, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। 5th किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. Whittaker. आर.एच. व्हिटेकर, है ना। जो क्लासिफिकेशन का बेसिस हम अभी तक यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, 5th किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 6th किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, कार्ल बूज ने दिया, बट हम कौन सा कंसीडर करते हैं अभी भी, 5th किंगडम क्लासिफिकेशन हम मेनली कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 2nd किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कैडलस लिनियस आया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने किंगडम वर्ड यूज किया और ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया, ठीक है, प्लांट्स, प्लांटे एंड एनिमलिया, ठीक है, प्लांटे एंड एनिमलिया, 2 किंगडम इन्होंने दिए। इनकी जो बेसिस थी, किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, वो जो मेन इनका बेसिस था, उन्होंने सेल वॉल को कंसिडर किया, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल को देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे उन्होंने प्लांट और एनिमलिया को डिवाइड किया। प्लांट्स में सेल वॉल होते हैं, ठीक, एनिमल्स में नहीं होते, तो उन्होंने वो बेसिस रखा और उसके साथ साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी उन्होंने इंक्लूड किए। वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या बेसिस उन्होंने लिया, उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट एंड एनिमल्स को डिवाइड किया। फर्स्ट चीज इन्होंने ली सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। सेकंड चीज इन्होंने ली थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन्होंने देखा कि वो फूड खा रहे हैं या नहीं खा रहे, ठीक है, दे ईट और दे डू नॉट ईट। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक था, बट उन्होंने बेसिस क्या लिया कि दे ईट और दे डू नॉट ईट। तो प्लांट्स कैसे होते हैं, दे डू नॉट ईट, ठीक है, एंड एनिमल्स ईट। थर्ड बेसिस लिया लोकोमोशन। लोकोमोशन इसमें एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट, ठीक है। फोर्थ बेसिस लिया था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, प्लांट्स में एब्सेंट, एनिमल्स में प्रेजेंट। आप लोग को पता है क्या होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, हाँ बोलो, बताओ जल्दी क्या होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स में, आपको आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में पढ़ा होगा। Generally in protozoans, प्रोटोजोन्स में होते हैं ना, क्या काम करते हैं, like Osmoregulation. can ऑस्मोरेगुलेशन। क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन, osmoregulation Maintenance of water and temperature in the body. हाँ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर, मतलब है ना, ज्यादा अगर वो एक्सेस वाटर वाले रीजन में है तो क्या करेंगे, अगर उनकी बॉडी में ज्यादा पानी आ रहा है तो क्या करेंगे, एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने वाटर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, तो उस चीज के लिए उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है।
तो उन्होंने जो कैटलेस लिनियस थे उन्होंने ये बेसिस किया था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। प्लांट्स में देखा उन्होंने कि एब्सेंट है एंड एनिमल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट्स में लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी थे, जैसे कि उस टाइम पे प्लांट्स की कैटेगरी में क्लेमाइडोमोनास को रख दिया था प्लांट्स की कैटेगरी में, ठीक है। डायटम्स को रख दिया था प्लांट्स की कैटेगरी में। तो ये सारे एक्सेप्शन भी थे, ठीक है। आप जो भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स, यूग्लिना, है ना, इन सब के इन सब का ही मेन रोल है, ठीक है। इनको बेसिस लेकर ही सारे किंगडम बनाए गए। आप देखोगे कि इनका ही प्लेस इधर उधर चेंज होता रहता है, ठीक है। ओके, देन फिफ्थ बेसिस हमारी क्या ली गई थी? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। प्लांट्स क्या होते हैं? स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल्स फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से इंक्लूड किए गए? प्लांट्स के अंदर टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को भी रखा गया, एल्गी को भी यहाँ पे प्लेस दिया गया, फंजाई भी इधर ही थे, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और भी जितने थे, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स, यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना, ये सारे कहाँ थे? हमारे प्लांट ग्रुप में थे, ठीक है। और एनिमल्स के ग्रुप में मेनली प्रोटोजोआ को रखा गया, वर्टिब्रेट्स को रखा गया एंड इनवर्टिब्रेट्स को रखा गया, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स भी थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? पहला तो ये था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ दो ही ग्रुप बना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को हमने दोनों को ही एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। सेकंड चीज थी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स अलग अलग नहीं हो पाए। एल्गे क्या होते हैं? एल्गे दोनों तरीके के हो सकते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, बट उनको सीधे हमने प्लांट्स में रख दिया, ठीक है। तो सेकंड ड्रॉबैक हो गया कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं हुआ, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक में डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, स्लिम मोल्ड, ये जितने थे, ये इन सारे ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स के कैरेक्टर भी होते हैं, एनिमल्स के कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, इसलिए ये सारे ड्रॉबैक्स थे हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? फर्स्ट था कह सकते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन does not distinguish between, first is unicellular and multicellular. Prokaryotes and eukaryotes, ठीक है। Third is autotrophic and heterotrophic. और क्या थे? मैम वो सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था प्रोकैरियोटिक एंड
प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, है ना, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। Okay. हाँ, कुछ चीजें मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप उस चीज को अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लेना, ठीक है। फ्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लेमाइडो, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लेमोन, ये सारे ऑर्गेनिज्म से आप फैमिलियर हो। यूनिसेलुलर, इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में अपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ होगा। क्या होते हैं यूग्लिना के कैरेक्टर्स, क्या होते हैं? Ma'am, like it can do photosynthesis when Yeah. light is there, sunlight is there, and can eat food when it is in pit. मतलब वो जब अंधेरा रहता है तो वो हाँ, खाना खा लेता है और हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है ना। और क्या होते हैं, ये मूवमेंट कैसे करते हैं? लोकोमोशन कैसे होता है इनके अंदर? हाँ दीक्षा, लोकोमोशन कैसे होता है इनके अंदर? flagella. फ्लैजेला से होता है, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास के अंदर? I don't have any idea about it. क्लेमाइडोमोनास भी फ्लैजेला से लोकोमोशन होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस होता है कि यूग्लिना में सिंगल फ्लैजेला होता है और क्लेमाइडोमोनास के अंदर 2 फ्लैजेला होते हैं। Okay, ma'am. अच्छा, एमीबा और पैरामीशियम के अंदर क्या डिफरेंस होता है? मैम अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, हाँ, और पैरामीशियम? इसका शेप होता है मतलब और अमीबा के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है ना, पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे आ सकता है? सपोज आपको एक फंजाई का नाम दे दिया, ठीक है, एगैरिकस, तो आपको इन नामों से भी फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। एगैरिकस क्या है? एक फंजाई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि एगैरिकस इज केप्ट इन व्हिच किंगडम? इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्पेसिफाई कर सकते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एगैरिकस को कहाँ रखा गया था? Plants में. प्लांट्स में, है ना, प्लांट किंगडम में रखा गया, ठीक है। ओके, देन इसके ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद क्या आया हमारे पास? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में लिखा है ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट का नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनकी बेसिस क्या थी? on the basis of unicellularity and multicellularity, ठीक है। यूनिसेलुलरिटी एंड मल्टीसेलुलर के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया? 3 किंगडम में डिवाइड किया। प्लांट्स और एनिमल्स तो हमारे पास थे ही, प्लांट्स एंड एनिमल हमारे पास थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट से एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल से, जो इन दोनों किंगडम में मैच नहीं कर रहे थे, उन्हें उठाकर कहाँ रखा? तीसरा किंगडम बनाया, इसे नाम दिया प्रोटिस्टा, ठीक है। थर्ड किंगडम जो हमारा बना था उसका नाम था प्रोटिस्टा। ये ध्यान में रखना कि कौन सा नया किंगडम बना था, प्रोटिस्टा बना। एंड जो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट थे, लाइक फंजाई, एल्गे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्लेम मोल्ड, ठीक है,
क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स, ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, ये सारे कैसे हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, एंड यूकैरियोट्स होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा क्या क्या होते हैं? पहली चीज तो होती है कि these are group of unicellular eukaryotes। ठीक है, यूकैरियोट्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके कैसा मेम्ब्रेन होता है? मोस्टली एक्वेटिक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ज्यादातर ये ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक रीजन में मिलते हैं। कह सकते हैं मोस्टली एक्वेटिक मेम्बर्स। बाउंड्रीज नॉट डिफाइंड। बाउंड्रीज नॉट डिफाइंड का मतलब ये है, मतलब कि इनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो जिनके पास दोनों कैरेक्टर्स हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी है एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी पुट किया जो यूनिसेलुलर भी थे एंड मल्टीसेलुलर भी थे। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फंजाई को भी रख दिया था। ठीक है, उस टाइप के ट्री किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को भी प्रोटिस्टा में रखा। बट फंजाई कैसा होता है? वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। ठीक है, सारे फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट, है ना। ईस्ट के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा हुआ है कि ईस्ट कैसा होता है, वो यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स आप क्या कह सकते हो? इसमें भी क्लियरली यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। ठीक है, इनकी जो लाइफ डाइवर्सिटी होती है कैसा होता है? डाइवर्सिटी होती है इनके लाइफस्टाइल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट चीज देखते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास सीलिया है, फ्लैजिला है एंड सूडोपोडिया है। ठीक है, सीलिया के थ्रू लोकोमोशन सबसे फास्टेस्ट होता है। ठीक है, सीलिया का एग्जांपल दे सकते हो? सीलिया कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास होता है? हाँ, पैरामीशियम। पैरामीशियम, है ना। फ्लैजिला का एग्जांपल? यूग्लिना we can consider। हाँ, यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, यूग्लिना के पास एक फ्लैजिला होता है, क्लेमाइडोमोनास के पास 2 होते हैं। स्यूडोपोडिया एमीबा। एमीबा हो गया इसके एग्जांपल। ठीक है, तो लोकोमोशन के लिए इनके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। ठीक है, सीलिया होता है, किसी में फ्लैजिला होता है, किसी के अंदर स्यूडोपोडिया होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि वो ऑटो भी होंगे एंड हेटरोट्रॉफिक भी होंगे। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक का एग्जांपल
यूग्लिना आपसे, हाँ यूग्लिन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय व्हिच किंगडम? कौन सा किंगडम शो करता है? प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा। मेसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन exhibited by kingdom Protista. Example is Ljubljana. इसके मेन ड्रॉबैक्स क्या हो गए? थर्ड किंगडम का मेन ड्रॉबैक हो गया कि बैक्टीरिया को प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल पाई। ठीक है, पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया डिफाइन नहीं हुआ। बैक्टीरिया कैसे थे? प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, बट प्रोकैरियोट्स के लिए अभी तक कोई किंगडम बना नहीं था। जितने भी किंगडम बने उन सब में यूकैरियोट्स को रखा गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए कोई भी प्रॉपर पोजीशन नहीं आया, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। अब फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड कोपलैंड ने दिया। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी सेम होगा। प्लांट्स एनिमल्स तो जहाँ थे वही रहेंगे। ठीक है, इन दोनों से हमने बनाया था प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम में प्रोटिस्टा आया। देन फोर्थ किंगडम में क्या हुआ? नया बना किंगडम मोनेरा। ठीक है, यहाँ पे हमने बैक्टीरिया को प्लेस किया। जो हमारा थर्ड किंगडम का ड्रॉबैक था कि बैक्टीरिया को एक प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल पाई थी, वो फोर्थ किंगडम में सॉल्व हो गई। ठीक है, फोर्थ किंगडम में एक अलग सा किंगडम बन गया मोनेरा। जो कोपलैंड थे ना, कोपलैंड ने मोनेरा टर्म नहीं दिया था, कोपलैंड ने टर्म दिया था माइकोटा। ठीक है, इन्होंने टर्म दिया था माइकोटा। तो जो मोनेरा टर्म है वो किसने दिया था? साइंटिस्ट थे डॉक्ट्री एंड एलन। इन दो साइंटिस्ट ने मोनेरा टर्म दिया था। ठीक है, मोनेरा को ना थर्ड किंगडम में मोनेरा थे, बट उनको एज अ फाइलम कंसिडर किया गया था। ठीक है, वो एज अ किंगडम नहीं कंसिडर हुए थे, उनको एज अ फाइलम कंसिडर किया गया था। तो जो अर्न्स्ट हैकेल थे थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले मोनेरा को तो फाइंड आउट उन्होंने किया था, अर्न्स्ट हैकेल ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको एज अ किंगडम नहीं बनाया था। तो एज अ किंगडम बनाने का क्रेडिट कोपलैंड को जाता है। कोपलैंड ने फोर्थ किंगडम दिया जो कि मोनेरा था। ठीक है, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, और बैक्टीरिया को दो दो ग्रुप हो सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इन दोनों ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने मोनेरा में ही रखा। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं? जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सके, है ना। हेलोफाइल्स हो गए, थर्मोफाइल्स हो गए, ये सारे ग्रुप के बैक्टीरिया किसमें जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया में। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। और यू बैक्टीरिया में क्या आते हैं? यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताओ। यू बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है,
ब्लू ग्रीन एल्गी जो कहते हैं। और एक और आता है सबसे सबसे जो छोटा होता है साइज में बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? ये क्लास 9th में हमने पढ़ा है, आपको याद है? सबसे छोटे बैक्टीरिया का नाम क्या है? सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म भी है वो पूरे अर्थ पे। माइकोप्लाज्मा सुना है? ठीक है। पीपीएलओ आपने सुना होगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या होता है? सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। सबसे छोटा सेल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था वहां पे कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग होता है। ठीक है। इस तरीके से सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा का, पीपीएल, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अच्छा, अब हम फीचर्स ऑफ मोनेरा देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं मोनेरा के अंदर। सबसे पहली बात, जो थर्ड किंगडम का ड्रॉबैक था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को जगह नहीं मिली थी, तो ये चीज यहाँ पे सॉल्व होगी कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। कैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आप लोग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? they can be found anywhere. नहीं नहीं, मुझे आप उसके सेल का स्ट्रक्चर बताओ कि आप उसके सेल के इनसाइड में क्या क्या देखते हो। लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या क्या है? हम प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। Yes, हाँ like हाँ, दीक्षा जोर से बोलो। ma'am, I have to tell this. What is the difference between the structure of the cell? Yes, yes. Means how you can differentiate between the prokaryotes and eukaryotes. Sorry, ma'am, I cannot get points. Okay, Diksha, but this is so simple, है ना? आप अगर 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है। हमने देखा था प्रोकैरियोट्स का जो सेल होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका, उसके अंदर एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है। जब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो उनका जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है। एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होंगे वो ऐसे ही फ्री होंगे सेल्स में, है ना, फ्रीली मूव करेंगे। बट इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है। ठीक है, याद आ रहा है? Yes, ma'am, I got it. Yes. The difference है is ना? that prokaryotic and eukaryotic. हाँ Yes, ma'am. Like they do not like. हाँ, देखो इनका जो न्यूक्लियस वाला रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। Yes, ठीक है, ma'am. उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, इनके अंदर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? सॉरी, क्रोमोसोम्स नहीं, राइबोसोम्स। 70s ribosomes are present. हाँ, 70s राइबोसोम्स होता है ना, एंड यूकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, तो मोनेरा में हमने कैसे देखा कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? ये मोस्ट सिंपलेस्ट होते हैं, मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, मतलब कि हर जगह आपको मिल जाएंगे। इन्हें हम प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं क्योंकि जब अर्थ का ओरिजिन ही हुआ था ना, तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो इस अर्थ पे आए थे वो कौन थे? वो प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है,
बैक्टीरिया जो थे वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे जो सबसे पहले हमारे अर्थ पे आए थे। ओके, बट फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले उन्हें कोई भी किंगडम मिला नहीं था। ठीक है, वो इधर उधर घूम रहे थे। अच्छा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? Various type of nutrition like autotrophic, heterotrophic, chemotropic. They can synthesize food from by chemicals also. हाँ, ऑटोट्रॉफिक होते हैं बट उसमें वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, है ना, कीमोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो वो इनका मेनली हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक भी होता है बट कीमोट्रॉफिक होता है। मेनली वो केमिकल्स के ऊपर सरवाइव करते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में कौन सा मेरा हमारा ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ही रखा ना हमने मोनेरा के अंदर। Yes. ठीक है, बैक्टीरिया के कौन कौन से दो ग्रुप है? Archaea and आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ठीक है, फोर्थ किंगडम के बाद भी आपने देखा होगा कि फंजाई को प्रॉपर प्लेस नहीं मिला। ठीक है, फंजाई अभी भी कहाँ था? प्रोटिस्टा के अंदर था, बट फोर्थ किंगडम में उसे वापस से प्लांट किंगडम में रख दिया। ठीक है, फंजाई को प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाया। तो उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका ईयर आपको याद रखना है, 1969 में दिया गया था क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, 1969 में आरएच विटेकर थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मैम बाकियों का ईयर नहीं दिया होगा? नहीं, बाकियों का ईयर नहीं दिया, आपको ईयर नहीं याद रखना है। ठीक है, यस मैम। इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम पहले दिए जाते थे। ठीक है, प्लांट, एनिमल्स, देन थर्ड आया था हमारे पास प्रोटिस्टा, फोर्थ आ गया था मोनेरा। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास आ गया फंजाई। ठीक है, फंजाई के लिए क्या किया, एक अलग से पूरा किंगडम ही बना दिया। इसमें क्या किया, प्लांट्स में पहले फंजाई थे। ठीक है, इनको मूव करके एक अलग किंगडम फंजाई का बना दिया। ठीक है, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि इनकी बेसिस क्या थी, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बाकी जो दो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? हर्षराज एंड दीपक, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, आप लोग भी रिस्पॉन्ड करो क्लास में। ठीक है, आपको मैम भी आंसर। हाँ हमें तो कर रहे हैं मैम। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम हम ही तो कर रहे हैं। अच्छा, आप ही करो, ठीक है। चलो, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या था? ये सारे पॉइंट्स जो है, इसमें 5 पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारी बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लिया गया था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या कंसिडर किया गया? either प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक सेल। सेकंड चीज लीजिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। हाँ, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है ना। थैलस का मतलब होता है बॉडी। इसमें कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर में भी आप देखोगे कि वो टिश्यू लेवल पे है या उनके अंदर ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, then third चीज मिलेगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑटोट्रोपिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिस यहाँ पे लेगी वो क्या थी? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? मैम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हाँ, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर करना। ठीक है, तो ये 5 बेसिस थे। क्या क्या थे? सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा गया। ठीक है, यूनिसेलुलर कैसे यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया, इसमें हेटेरोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कंसीडर की गई। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स थे। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में ये एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, बट आप देखोगे कि थोड़े कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है उन 5 कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक है, वो 5 बेसिस अलग है और यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स लिए गए ये थोड़े उससे डिफरेंट है। ठीक है, इनके अंदर हमने रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कि क्या क्या है। ठीक है, ये विजिबल हो रहा है ना आप लोग को? ये देखो। Yes. हाँ, इसमें देखो 5 किंगडम दिए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इनका सेल टाइप कैसा होता है? अब मोनेरा को छोड़कर बाकी सब में देखो सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, सिर्फ जो मोनेरा होता है वो कैसे होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना। सेल वॉल कैसा होता है इनका? आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी कि जो मोनेरा होते हैं ये कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी कि जो मोनेरा होता है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है और जो प्रोटिस्टा होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। ठीक है, सेल वॉल कैसे होता है? मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। सेल वॉल तो होता है बट वो सेलुलोज से बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, वो डिफरेंट पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब प्रोटीन प्लस अमाइनो, सॉरी प्रोटीन प्लस शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
यहाँ पे भी लिखा देखो पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड, है ना। पॉलीसेक्राइड का मतलब शुगर मॉलिक्यूल एंड अमाइनो एसिड से मिलकर जो बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा ग्रुप है उसके सेल वॉल बनते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होता है, ठीक है। फंजाई में भी सेल वॉल होता है, बट जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है एंड एनिमल्स के अंदर नहीं होता है सेल वॉल, ठीक है। ये जो चार्ट है 5 फिंगर का, ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ थर्ड पॉइंट क्या दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर होगा और किसके अंदर नहीं होगा, यूकैरियोटिक के अंदर होगा। हाँ वैसे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल वॉल हम देखते हैं कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स के अंदर होते हैं बट एनिमल्स के अंदर नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो सबके अंदर होता है, बस मोनेरा ग्रुप जो है उसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिया है, ये सारे तो सेलुलर लेवल पे ही है, एक एक सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है ना। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही यूनिसेलुलर है, तो सिर्फ सेलुलर लेवल होगा इनका, ठीक है। फंजाई कैसा होता है, फंजाई मल्टी सेलुलर होता है बट इनके लूज टिश्यूज होते हैं, ठीक है। बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, सिर्फ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। प्लांट्स में कैसा होता है, प्लांट्स में भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी प्लांट्स में ऑर्गन लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। प्लांट्स के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, क्या मैम? प्लांट्स के अंदर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, what are the different organs present in plant। जैसे आप हम ह्यूमंस के अंदर एनिमल्स के अंदर आप देख सकते हो हार्ट होता है, किडनी होती है, लिवर होता है, अलग अलग फंक्शन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, है ना। उसी तरीके से प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, मैम Xylem, फ्लावर phloem, हाँ हाँ ठीक है बताओ। फ्लावर होते हैं, लीव्स होते हैं, है ना, रूट्स होते हैं, स्टेम स्टेम्स होते हैं, ठीक है। और टिश्यूज कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के अंदर, xylem, phloem, जाइलम फ्लोएम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। देन एनिमल्स के अंदर आपको टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा एंड ऑर्गन सिस्टम भी मिल जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, देखो प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक होता है बट ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक नहीं होगा एंड फोटोसिंथेटिक, ओके फोटोसिंथेटिक दिया है, अच्छा ठीक है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक में केमोसिंथेटिक भी है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक के अंदर सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, एक और होता है सिम्बायोटिक, है ना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में भी आपने सुना होगा, यस मैम। क्या होते हैं ये सैप्रोफिटिक, क्या होते हैं, हम सैप्रोफिटिक मींस जो मैम कॉम्प्लेक्स फूड को और इनसॉल्युबल को सिंपलर एंड सॉल्युबल में सिंपलर एंड सॉल्युबल में मतलब कन्वर्ट सिंपल आप करते हैं। याद रखो कि जो पैरासिटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करते हैं, है ना। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उस पे सरवाइव करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोफिटिक कहते हैं, ठीक है। वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि वो उस तरीके से उसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं, ठीक है। पैरासिटिक का मतलब किसी ना किसी होस्ट के अंदर वो रहते हैं, है ना, एज अ पैरासाइट वो होस्ट के साथ रहते हैं, ठीक है। और सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, मैम रिलेशनशिप इन विच समथिंग कुछ काम एक इंसान एक थिंग करता और कुछ काम दूसरा करता, जैसे हाँ एल्गी मतलब हाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखते हैं ना कि दोनों को ही फायदा हो जाए, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, प्रोटिस्टा के अंदर आप देखो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक मोड होता है, ठीक है। एंड हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक के अंदर आपको ये सारे मोड्स दिखेंगे, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ठीक है।
फंजाई कैसे होते हैं? सिर्फ हेटरोट्रॉप्स होते हैं। फंजाई सिर्फ हेटरोट्रॉप्स होते हैं। प्लांटे कैसे होते हैं? सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो फंजाई का याद रखना सिर्फ हेटरोट्रॉपिक होता है एंड प्लांट्स ओनली ऑटोट्रॉपिक। एनिमल्स भी क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ ऐसा ग्रुप है, प्लांट ही ऐसा ग्रुप है जो फुल्ली क्या है, फोटोसिंथेटिक मोड उनके पास होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। मैम एक्सेप्शन तो है ना वो फीचर प्लांट। फीचर प्लांट, हाँ, बट हम ओवरऑल प्लांट्स की बात करें, ठीक है, वो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। ओवरऑल जो हम मतलब अपने लोकेलिटी में जो भी प्लांट्स देख रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स की कैटेगरी में जिनको रख रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि वो फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, यस ओके। देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो सफिशिएंट था, बट यहाँ पे क्या हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कि जो हमारा ग्रुप बना था मोनेरा, हमने उसमें क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर हमने आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को एक साथ रखा। ठीक है, बट आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया जो थे वो काफी डिफरेंट थे। यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं ना, मतलब रियल में बैक्टीरिया जो कंसीडर किए जाते हैं वो यू बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं? वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कार्ल बूस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहली बार एक तो डोमेन सिस्टम आया। किंगडम से ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारा कौन सा टेक्सॉन आता है? डोमेन आता है। ठीक है, हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमने वहाँ पे 7 टेक्सॉन के बारे में देखा था, है ना? कौन कौन सा देखा था? हमने वहाँ पे 7 टेक्सॉन की बात की थी। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, order, ऑर्डर, क्लास, देन phylum, phylum or division, फाइल हाँ, हाँ, फाइलम और किंगडम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, एक नया डोमेन आया। ठीक है, किंगडम के ऊपर एक नया डोमेन आया, एक नया टेक्सॉन आया जिसे डोमेन बोला गया। ठीक है, इस डोमेन के अंदर क्या हुआ, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, इन तीनों को प्लेस दिया गया। ठीक है, अभी तक हमने किंगडम में क्या देखा था? किंगडम में प्लांट्स और एनिमल्स थे, है ना? किंगडम किंगडम के अंदर हमने 5 किंगडम देखे थे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, 5 किंगडम्स थे। बट डोमेन के अंदर क्या किया गया, उन सारे 5 किंगडम्स को इन 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। जो सिंपली आपने मोनेरा वाला ग्रुप देखा था, हमने मोनेरा का ग्रुप देखा था, उसके अंदर ही थे ये दोनों, है ना? आर्की बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया जो थे वो मोनेरा के अंदर थे। बट अभी यहाँ पे क्या किया गया, डोमेन सिस्टम में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, आर्किया को एक अलग ग्रुप बनाया गया एंड बैक्टीरिया को एक अलग ग्रुप बनाया गया। आर्किया के अंदर आ जाएंगे आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जितने भी है वो सारे आर्किया ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे यू बैक्टीरिया आ जाएंगे। ये कैसे होते हैं? ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बाकी यू कैरिया के अंदर जो हमारे सारे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, ठीक है, ये सारे कहाँ चले गए? यूकैरिया के अंदर। तो उन्होंने कार्ड बोझ ने कुछ नहीं किया, ये मैंने लिखा नहीं। किसने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन? कार्ड बोझ ने दिया था। ठीक है,
तो उन्होंने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया होगा? क्या क्या इनके अंदर ऐसा होगा कि इन्होंने अलग अलग बना दिया, इस पूरे किंगडम को ही चेंज कर दिया? उन्होंने उनके दोनों के सेल वॉल की कंपोजिशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होते हैं वो काफी अलग होते हैं। कैसे होते हैं अभी देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल किस चीज से बने होते हैं? अभी हमने पढ़ा था, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड, ठीक है। उसे हम पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड को हम साथ में क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टिडो का मतलब अमीनो एसिड्स, ग्लाइकन इज शुगर, ठीक है। पॉलीसेकेराइड वाला पार्ट ही होता है। तो यहाँ पे इन दोनों बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं? जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं ना, जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। बट जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, ठीक है। इनके अंदर कोई दूसरे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होता है, जो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन हम हमेशा देखते हैं कि लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। जब अपने प्रीवियस क्लासेस में मेम्ब्रेन को स्टडी किया होगा तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? हमेशा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। बट जो आर्की बैक्टीरिया थे उनके अंदर मेम्ब्रेन कैसा था? मोनोलेयर था, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर का मेम्ब्रेन था, ठीक है। तो ये इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को अलग अलग किया गया। पहला क्या था? एक्सेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, bacteria. Second is Maspero. Bilayer. तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था? क्या हुआ था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में? बैक्टीरिया के को रहा था यू। हाँ बोलो। क्या किया गया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में? डिवाइड किया गया था आर्की बैक्टीरिया एंड मतलब मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एंड लाइक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हाँ, इसमें सबसे पहले तो डोमेन सिस्टम को इंक्लूड किया गया, ठीक है। किंगडम के बाद एक अब हायर टेक्सॉन को लाया गया जिन्हें हमने डोमेन बोला। डोमेन के अंदर क्या किया गया कि आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ये तीन डोमेन रखे गए, ठीक है। आर्किया और बैक्टीरिया क्या थे? मोनेरा ग्रुप को ही हमने डिवाइड कर दिया आर्किया एंड आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में, ठीक है। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल के कंपोजिशन में डिफरेंस होता है,
उसके बेसिस पे हमने इनको अलग अलग ग्रुप में रखा, ठीक है। और बाकी जो यूकैरिया था, यूकैरिया के अंदर हमारे नॉर्मल प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गे, सॉरी प्लांट और एनिमलिया, ये सारे उसी ग्रुप में थे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। हमने देखा क्या क्या हमारे क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हुए। शुरुआत से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन से हमने देखा, सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, है ना, ठीक है। सबसे पहली बेसिस जो रखी गई वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को रखा गया। देन फर्दर स्टडी हुई, एडवांस हुआ थोड़ा टेक्नोलॉजी, फिर क्या हुए, फिर क्लासिफिकेशन का बेसिस हो गया साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को लिया जाने लगा। देन रिप्रोडक्शन को लिया, ठीक है। उसके बाद अभी भी क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि अब स्टॉप हो गया, है ना। फर्दर और भी स्टडीज हो रही है, जो भी और भी कैरेक्टर्स पता चलेंगे, उसके बेसिस पे हो सकता है कि फर्दर आगे भी क्लासिफिकेशन हो, ठीक है। अभी जो मेन बेसिस होता है वो क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी करके ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इजी हो जाता है, ठीक है। इससे हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी स्टडी इजी हो जाती है, उनका क्लासिफिकेशन इजी हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम किंगडम को स्टडी करेंगे, ठीक है। मोनेरा किंगडम को नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ पे आज किसी को कोई डाउट है Loose tissue means क्या? loose tissue means लूज टिश्यू का मतलब कि प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं टिश्यू का, है ना। पंजाई पंजाई कैसे हो गए, आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे मतलब मशरूम है जैसे, अब तो उसके अंदर ऐसा कोई मतलब टिश्यू, लूज टिश्यू है, मतलब उनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, देखते हो आप, एकदम सॉफ्ट होते हैं, हार्ड भी नहीं होते ना, yes ma'am. तो वो कैसे हो जाएंगे, वो लूज टिश्यू हो जाएंगे। And then polysaccharide means like polysaccharide means पॉलीसेक्राइड्स, sugar. हाँ पॉलीसेक्राइड शुगर है, जैसे कि शुगर अलग अलग फॉर्म में होते हैं ना, तो शुगर को मोनोसेक्राइड्स कहते हैं अगर एक शुगर से मिलके बना है, ठीक है, तो उन्हें हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अगर दो शुगर मॉलिक्यूल है तो डाइसेक्राइड्स बोलते हैं, तीन मॉलिक्यूल है तो ट्राइसेक्राइड्स बोलते हैं। इस तरीके से जब 10 तक जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनको ऑलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। इन सारे को हम लोग ऑलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं। एंड जब उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, एन नंबर ऑफ शुगर्स जब इंक्लूड हो जाएंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। Okay ma'am. हाँ, और कुछ? Some phospholipid मैम bilayer. हाँ क्या? Some मैम phospholipid एरिस्टोटल bilayer. और एक एक करके बोलो, आप बोलो, पहले बोलो कोई, दिशा आप बोलो। Some phospholipid bilayer, can you explain once? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर याद है, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था इस तरीके से, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन नॉर्मली सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है, इसके अंदर। और ये जो होता है, ये हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल क्या होता है,
ये जो पूरा रीजन होता है आपका सेल का जो रीजन है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल से अटैच रहेंगे, ठीक है। बट ये जो अंदर वाले पार्ट्स होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल से अटैच नहीं होते, और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोला जाता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, ये मेम्ब्रेन सारे पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते हैं, लाइक कुछ लार्ज पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, कुछ आयनिक पार्टिकल्स होते हैं, आयन वाले पार्टिकल्स होते हैं, इन सबको वो अलाउ नहीं करेंगे। किन्हें अलाउ करेंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे, या जिन्हें मेम्ब्रेन को पास करने देना है उसी को अलाउ करेंगे, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही तो काम होता है, Yes, याद आया। yes, ma'am, I got it. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, वो डिस्टिंग्विश करता है कि हमें किस पार्टिकल को जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, ठीक है। उसके बेसिस पे इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे वो जाने देते हैं। फिर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेम्ब्रेन से पास आउट करने के लिए, एटीपी जैसा एनर्जी होगी, ठीक है, तो उसके थ्रू वो पास करते हैं फिर, ठीक है। और इसके बारे में और भी डिटेल आप 9th की बुक में पढ़ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, हाँ, आप क्या पूछ रहे थे हुजैफा। नो मैम, मैं नहीं पूछ रहा था, शायद हर्ष पूछ रहा था। हर्ष अच्छा, क्या पूछ रहे थे हर्ष? मैम, अगर क्वेश्चन है टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो एरिस्टोटल करेंगे या फिर कार्लेस लिंक? नहीं, कार्लेस लिनियस। किंगडम वर्ड मैंने कहा ना कि एरिस्टोटल ने क्या किया था, उन्होंने प्लांट्स एनिमल्स बता दिया, ठीक है, उन्होंने श्रब, हर्ब, ट्रीज और एनाइमा इनाइमा दिया, बट उन्होंने किंगडम वर्ड यूज नहीं किया था कि ये किंगडम है, ठीक है। किंगडम वर्ड यूज किसने किया, कार्लेस लिनियस ने। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा वो कार्लेस लिनियस का होगा, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, और कोई। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मोनेरा को स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।